हेलो स्टूडेंट्स, हम 11th हिस्ट्री का 5th चैप्टर कर रहे हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ नोमैडिक एम्पायर। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे जो है इन नोमाड्स ने इतने बड़े एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था कि ये 2 कॉन्टिनेंट्स में फैल गया था, यूरोप और एशिया में। फिर हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि हमें किन सोर्सेज से इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है। फिर हमने इकोनॉमिक और सोशल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा था नोमाड्स के। आज हम चंगेज़ खान के बारे में पढ़ेंगे, गेंगिस खान के बारे में पढ़ेंगे। चंगेज़ खान वही इंसान था जिसकी लीडरशिप में इन ट्राइब्स ने इतने बड़े एरिया को एक्सपेंड कर दिया था, अपने एम्पायर को इतने बड़े एरिया में एक्सपेंड कर दिया था। आज हम उनके कैरियर के बारे में कि उनका स्टार्टिंग, उनका बचपन कैसा था, कैसे उन्होंने अपने मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए, ये सब सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द कैरियर ऑफ गेंगिस खान। गेंगिस खान को ही हिंदी में चंगेज़ खान कहा जाता है। इंग्लिश में अगर आप इसका कहीं पर भी नेम देखेंगे तो गेंगिस खान ही आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हिंदी में इसे चंगेज़ खान कहा जाता है। चंगेज़ खान का जन्म 1162 में मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन रिवर के किनारे पर हुआ था। ओनोन रिवर के पास वाले एरिया पर हुआ था। उनका बचपन का नाम तेमुजिन था। उनके फादर का नेम येसुजेई था, जो कि कियात कबीले के एक मुखिया थे। ये जो ट्राइब्स होते थे, जो कबीले होते थे, वो परिवारों का एक ग्रुप होता था, यानी कि जैसे ग्रैंडफादर है, फिर उनके सन, उनके सन, उनके सन, उनके सन, ये सारे के सारे ऐसे मिलकर जो है एक कबीला बनाता था, पूरी फैमिली मिलकर। ओके, और ये लोग बोर्जिगिद क्लैन से संबंधित रखते थे। कौन सा क्लैन था इनका? बोर्जिगिद क्लैन से ये लोग रिलेटेड थे। ठीक है। अब उनके फादर की डेथ जो है, इनके फादर को छोटी ही आयु में मर्डर कर दिया गया था। उनकी मदर ओलून ईके ने तेमुजिन और उसके भाइयों को, उसके ब्रदर्स को, उसके स्टेप ब्रदर्स को बड़ी मुश्किल से पाला पोसा था। 1117 में तेमुजिन को किडनैप कर लिया गया था। कब किडनैप किया गया था? 1117 में। 1117 में उनको किडनैप किया गया। थोड़े टाइम बाद उसकी मैरिज हो गई थी, और मैरिज बोर्टे से हुई थी, और मैरिज के तुरंत बाद ही उसकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया। अब उसकी वाइफ को छुड़वाने के लिए उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और यहीं से उसकी लड़ाइयों की शुरुआत होती है। उसने पहले अपनी वाइफ बोर्टे को छुड़वाने के लिए उन लोगों से लड़ाई लड़ी जिन्होंने उसे किडनैप किया था। फिर उसके बाद दूसरे ट्राइब से उसने लड़ा। फिर उसके बाद उसको अपनी ताकत का एहसास हुआ कि वो कितना पावरफुल है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, और धीरे धीरे उसने मंगोल में जितने भी ट्राइब्स थे सभी को अपने अंडर कर लिया। फिर उसके बाद उसने जो है मंगोल की बाउंड्रीज से बाहर अपने कैंपेन को स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब जब उसकी वाइफ किडनैप हुई और उसने उसको छुड़ाने के लिए लड़ाई लड़ी, हालांकि वो उस टाइम पर स्लेव था, लेकिन इन दिनों में भी उसने जो है अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बनाए। उसका सबसे पहला जो फ्रेंड था वो था बोगू रचू उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसका एक लॉयल फ्रेंड था, उसके ऊपर वो बहुत फेथ करता था। और उसी का जो रियल ब्रदर था जम्मू का, वो भी उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। तेमुजिन ने कैराइट लोगों के शासन व अपने पिता के, जो उसके फादर का दूसरा भाई था तुगरिल, उसके फादर के ब्रदर का नेम था तुगरिल, जिसको ओंग खान भी कहा जाता था, उनके साथ भी अपने रिश्तों को, अपने रिलेशंस को अच्छा कर लिया था, यानी कि उनके साथ संधि कर ली थी। पहले जो है उनके साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, उनके बीच में दुश्मनी चलती रहती थी। ठीक है, तो तेमुजिन ने ये सारे रिश्ते भी सुधार लिए थे। हालांकि जम्मू का उसका बहुत पुराना फ्रेंड था, लेकिन बाद में वो उसका एनिमी बन गया था। 1118 और 1119 में तेमुजिन ने 1118 और 1119 तक तेमुजिन ओंग खान का फ्रेंड बना रहा, और इसी फ्रेंडशिप का यूज़ करके उसने जम्मूका को हरा दिया था, क्योंकि जम्मूका बाद में उसका एनिमी बन गया था। तो इसी फ्रेंडशिप का, ओंग खान की फ्रेंडशिप का यूज़ करके उसने जम्मूका को हरा दिया था। अब जब जम्मूका को हराया तो तेमुजिन के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। अब उसको पता चल गया था उसकी पावर क्या है, उसकी पावर का एहसास उसको हो गया था। उसके बाद उसने जो है दूसरे कबीलों को भी हराना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उसके फादर की डेथ जिसने की थी, उसके फादर का मर्डर जिसने किया था, तातार कैराइट के जो कबीला था उसको उसने हराया।
और खुद ओंग खान के विरुद्ध भी उसने युद्ध छेड़ दिया था 1203 में उसने ओंग खान को भी हरा दिया था। 1206 में जमोका और नेमन भी एक ट्राइब का नेम था बेटा, नेमन को भी उसने हरा दिया था। बाद में तैमुजिन में स्टेपी में, सेंट्रल एशिया की स्टेपीज में जितने भी लैंड थी सारी की सारी लैंड को जो है अपने अंडर कर लिया था। और अब इन स्टेपीज में उसकी जो पोजीशन थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, यानी अब लोग उसको जो है बहुत पावरफुल इंसान समझने लगे थे। तभी जो है कुरिल ताई भी एक कबीले का ही नेम था। कुरिल ताई ने उसको ग्रेट खान ऑफ मंगोल की का जो है टाइटल दिया। किसने दिया था ग्रेट खान ऑफ मंगोल का? कुरिल ताई ने उसको इसका टाइटल दिया था। ग्रेट खान ऑफ मंगोल, समुद्री खान, सार्वभौमिक शासक, ये सारे टाइटल उनको दिए गए थे। 1206 में कुरिल ताई से ये मान्यता मिलने के बाद चंगेज़ खान ने मंगोल लोगों को इकट्ठा किया और उनकी सबको इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर उसने बना ली थी। अब इसी मिलिट्री पावर ने उसके कैंपेन को सफलता दिलवाई, जितने भी कैंपेन उसने किए। सबसे पहले तो उसने सभी जो मंगोल में जितने ट्राइब्स थे उन सबको इकट्ठा किया। उसके बाद चंगेज़ खान की इच्छा थी कि वो जो है चीन के ऊपर अपना शासन करे, चीन को अपने अंडर वो करना चाहता था। और उस टाइम पर चीन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। सबसे पहला जो उसका पार्ट था वो था उत्तर पश्चिमी में, जहाँ पर तिब्बती लोग रहते थे, जिसका नेम था सीसिया लोग। व्हाट वाज द नेम? सीसिया। ओके। सेकंड वन उसके उत्तर में, जहाँ पर जर्चेन लोगों ने चीन राजवंश था, जर्चेन लोगों का चीन राजवंश था, और जो कि उस प्लेस का क्या नेम था? पेंकिंग था। आजकल उसको बेंसिंग कहा जाता है, जो कि चीन की कैपिटल है। उसके बाद शुंग राजवंश, जिसका आधिपत्य दक्षिणी चीन में था। तो इन 3 पार्ट्स में चीन डिवाइडेड था। 1209 में सी सियांग पर अपना अधिकार उसने कर लिया था, सी सियांग को हरा दिया था। 1213 में उसने चीन की द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको भी लांग दिया था, यानी कि उसको लांग कर वो उस पार चला गया था। और 1215 में उसने पेंकिंग शहर को पूरी तरह से लूट लिया था। यानी कि 1209 से 1215 तक उसने चीन के 2 एरियाज़ पर तो काबू कर लिया था, एक तो सीसियान और एक पेंकिंग। अब 1234 तक उसके जो है मिलिट्री कैंपेन चीन के खिलाफ चलते रहे थे, बट उस टाइम पर चंगेज़ खान नहीं था। चंगेज़ खान की डेथ जो है 1227 में हो गई थी। चंगेज़ खान अपने इन मिलिट्री कैंपेन से बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि हर जगह उसको सफलता ही मिल रही थी। अब इन कैंपेन को देखकर 1215 में पेंगिंग शहर को लूटने के बाद उसने देखा कि उसके मिलिट्री कैंपेन बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो 1216 में वो अपनी लैंड कहाँ पर? मंगोल वापस आ गया था। 1218 में कराखीता भी चीन में ही था। चीन की जो उत्तरी पश्चिमी भाग था, जहाँ पर माउंटेन्स थे, वहाँ पर ये प्लेस सिचुएटेड था, कराखीता। 1218 में कराखीता को भी डिफीट कर दिया था। अब मंगोलों का जो साम्राज्य था वो अमू दरिया, तुरान और ख्वाजरम राज्यों तक पूरी तरह से फैल चुका था। जो ख्वाजरम का सुल्तान मोहम्मद था वो चंगेज़ खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। चंगेज़ खान ने उसके पास अपना एक दूत भेजा और उस दूत का मर्डर जो है मोहम्मद ने कर दिया, और उससे बदला फिर चंगेज़ खान ने लिया। 1219 से 1221 तक उसने बहुत सारी सिटीज़ को अपने अंडर कर लिया था। और ये कौन कौन सी सिटीज़ थी? यहाँ से देखिए बेटा, ओटार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात, इन सभी सिटीज़ को उसने अपने अंडर कर लिया था। ये आसपास की बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ थी। अब इन सिटीज़ में उसने बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया था। जो लोग उसके आधिपत्य को मान लेते थे और समर्पण कर देते थे वो ठीक थे, लेकिन जो उसका विरोध करते थे उनको तो वो बुरी तरह से मारता था। जैसे निशापुर में उसके एक राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। बेटा चंगेज़ खान क्या करता था कि जिस भी प्लेस को कॉन्कर करता था वहीं का राजा अपने एक राजकुमार को बना देता था, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत बड़ी थी, उसके सन, देन उनके सन के सन। तो निशापुर में उसके एक राजकुमार को मार दिया गया था।
फिर चंगेज़ खान ने ऑर्डर दिया कि निशापुर को इतनी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करना है कि मैं चाहूँ तो वहाँ पर हल भी चला सकूँ। यानी कि निशापुर में रहने वाले जितने ह्यूमन बीइंग थे, जितने एनिमल्स थे, इवन कैट और डॉग्स, उनको भी चंगेज़ खान ने नहीं छोड़ा था, सबको जिंदा जला दिया था। ओके, तो यहाँ पर चंगेज़ खान के डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताया हुआ है कि उसने कौन कौन से कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रक्शन किए। चंगेज़ खान के जो कैंपेन थी उसमें उसने बहुत सारे नगरों को डिस्ट्रॉय किया था जो उसके प्रभुत्व को स्वीकार कर लेते थे, यानी कि जो उसकी अथॉरिटी को मान लेते थे वो वहाँ पर डिस्ट्रक्शन कम करता था, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी को नहीं मानते थे उस शहर को तो वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता था, जैसे हमने निशापुर को देखा। 1220 में निशापुर में उसने 17,47,000 लोगों को मारा। 1222 में हिरात में उसने 16 लाख लोगों को मारा। 1258 में बगदाद में 8 लाख लोगों को उसने मारा। ये बड़े बड़े नगर थे, छोटे नगरों में भी उसने लोगों को मारा, बहुत ज़्यादा नरसंहार उसने किया था, लेकिन छोटे नगरों में थोड़ा कम हुआ। नासा में 70,000, बहाक में 70,000 और कोहिस्तान के तून नगर में उसने 12,000 लोगों को मार दिया था। अब हिस्टोरियंस को इनके बारे में कैसे पता चलता है कि चंगेज़ खान ने कितने लोगों को वहाँ पर मारा? उन्होंने देखा था कि मर्व, जो एक प्लेस का ही नेम था, मर्व में उसने 13 लाख लोगों को मारा। अब इन 13 लाख लोगों को कैसे काउंट किया? उसने 1 लाख लोगों के शव डेली गिने थे और ये शव जो है वो 13 दिनों तक गिनता रहा था। तो 13 × 1 13 लाख उसने लोगों को यहाँ पर मर्व में मार डाला था। तो इसी तरह से उसके सभी जो शव थे इनको काउंट किया जाता था कि उसने कितने लोगों को मारा। ओके, जो जो चंगेज़ खान की मिलिट्री थी वो मोहम्मद का पीछा करते हुए अज़रबैजान तक जा पहुंची और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया था। और दूसरी तरफ सेना की जो दूसरी टुकड़ी थी वो सुल्तान के सन जलालुद्दीन का पीछा करते हुए अफ़गानिस्तान तक पहुंच गई और सिंध प्रदेश तक उसका पीछा किया। सिंध कहाँ पर था? पहले हमारे ही कंट्री में था, ठीक है। और सिंध नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत और असम के रास्ते से मंगोलिया वापस लौटने का उसने सोचा, लेकिन उत्तरी भारत और असम में का जो वेदर था वो उसको सूट नहीं किया और वापस जो है वो अपनी कंट्री में उसी रास्ते से लौट गया जिस रास्ते से वो आया था। यानी कि वो यहाँ पर उत्तर भारत में और असम में अगर आता तो इसी तरह से डिस्ट्रक्शन यहाँ पर भी करता। थैंक गॉड कि वो यहाँ नहीं आया। ओके, सो इस तरह से अपने मिलिट्री कैंपेन करते हुए चंगेज़ खान की जो मोस्टली लाइफ थी वो उसके मिलिट्री कैंपेन में ही चली गई थी। मिलिट्री कैंपेन करते हुए 1227 में बीमार होने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। वो किसी बीमारी से ग्रसित हो गया था। यहाँ की जब वो इंडिया आया तो यहाँ की जो वेदर था वो उसको सूट नहीं किया। वापस मंगोल लौटने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी डेथ हो गई थी 1227 में। लेकिन उसके जो मिलिट्री कैंपेन थे वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल थे। मिलिट्री अथॉरिटी उसकी बहुत अच्छी थी। उसकी जो मिलिट्री थी यानी कि उसकी जो सेना थी वो बहुत अच्छी थी। क्यों? कैसे? जो मंगोल और तुर्क थे वो घुड़सवारी में बड़े ज़्यादा कौशल थे, घुड़सवार बहुत अच्छे थे क्योंकि वो शिकार करते थे। शिकारी वो लोग थे, हंटर्स थे। अब जब तक उन्होंने अब इस एम्पायर को कॉन्कर नहीं किया था तो वो अपने स्टेपीज़ में पशुओं का शिकार करते थे और शिकार करने के लिए वो बहुत तेज़ दौड़ते थे, अपने घोड़ों पर दौड़ते थे। तो उनकी तीरंदाजी भी बहुत अच्छी थी, उनके निशाने भी बहुत अच्छे थे। इन सब कुशलताओं के होते हुए उसकी जो सेना थी वो बहुत अच्छी सेना थी। उसके साथ साथ उसके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने भी बहुत सारे नए नए जो आर्म्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनका जो है इन्वेंशन किया। उन्होंने बम को खोजा, पिस्टल को बनाया और इन्हीं बम्स और पिस्टल की हेल्प से उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया था और बहुत सारे एरिया को कॉन्कर्ड कर लिया था। तो इस तरह से
चंगेज़ खान ने बहुत सारे एरिया को कॉन्कर्ड किया और उसकी पूरी लाइफ जो है ऐसे मिलिट्री कैंपेन चलते रहे थे, क्योंकि 1162 में उसका बर्थ हुआ था और 1117 में उसकी वाइफ 1170 के बाद उसकी वाइफ को किडनैप किया गया था और उसके बाद ही उसके कैंपेन स्टार्ट हो गए थे। 1119 तक तो उसने पूरे जो है मंगोल के जितने भी ट्राइब थे सभी को कॉन्कर्ड कर लिया था, सभी को जीत लिया था, अपने अंडर कर लिया था। तो उसके बाद वो 1227 तक उसके मिलिट्री कैंपेन ही चलते रहे थे। ओके, और इसकी सक्सेसफुल के पीछे था तुर्क और मंगोलों का बहुत अच्छे घुड़सवार और तीरंदाज होना। ओके बेटा, ये था चंगेज़ खान के बारे में। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के बाय एंड कीप लर्निंग।